हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस में आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, ये जो लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे। देखो, इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी हैं, वर्ल्ड लेवल पे, रीजनल लेवल पे, मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हुई हैं इस दुनिया के अंदर, तो उन सब को हम कवर करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर सीरीज में। अब देखो, सबसे पहला जो 6 ऑर्गन में सबसे जो पहला ऑर्गन है वो है अंगा, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, जिसका कि हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। देखो, एक चीज याद रखना, ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं ना, ये अनऑफिशियल बात बता रहा हूं मैं, ये क्या है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, अपने पावर और अपने हेजमनी को बरकरार रखने के लिए बनाते हैं। तो यूएस इस टाइम पे सबसे ज्यादा उसकी हेजमनी है ना, सबसे ज्यादा प्रभुत्व यूएस का है। तो यूएस क्या करता है, चालाकी खेलता है। यूएस क्या चालाकी खेलता है कि सबसे मेन जो हेडक्वार्टर्स है ना, वो उसने अपने कंट्री में ही रख लिए। तो जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स है ना, लगभग लगभग, और सबसे इंपॉर्टेंट वाले, उनके सबके हेडक्वार्टर ना आपको यूएस में मिलेंगे। जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, मैंने बोला लगभग लगभग, सारे नहीं, कुछ बाहर भी हैं, लेकिन लगभग लगभग आपको यूएस में मिलेंगे। जैसे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर। अब ये काम क्या करती है? मे रिजॉल्व नॉन कंपल्सरी रिकमेंडेशंस, सजेशन टू द सिक्योरिटी काउंसिल। देखते हैं इसको अभी। डिसाइड्स, नए मेंबर का एडमिशन हो उसको डिसाइड करती है। बजट अडॉप्ट करने का काम करती है। बाकी जितने भी ऑर्गन्स है ना, बाकी प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उनके मेंबर्स को सिलेक्ट करने का काम करती है। जैसे यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर्स, अभी परमानेंट, नॉन परमानेंट और यूएनएससी क्या है आगे आएगा, उसको देखेंगे, है ना। तो ये देखो, सारा मैं पढ़ने की बजाय आपको ये बता देता हूँ, आगे पढ़ लेंगे इनको डायरेक्टली अपन। ये सारे ये काम करती है, देखते हैं। सबसे मेन काम क्या है? इट is the main deliberative organ and composed of all the member state, each of which have one vote। भाई 193 मेंबर है, सारे मिलके बनाएंगे जनरल असेंबली, और सबके पास एक एक वोट है। मतलब कोई भी रिजोल्यूशन पास करना है तो सबको एक एक वोट देना है भाई साहब। ठीक। अच्छा, यहाँ पर डिबेट करेंगे, है ना, सब अपने मैटर लाके रख सकते हैं, जो भी समस्या है। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के तन बदन में हमेशा आग लगी रहती है, हम कश्मीर का मुद्दा यूएन में लेके जाएंगे, साला कोई सुनता है नहीं उसकी बात, लेकिन फिर भी लेके जाएंगे। तो यूएन में लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? जनरल असेंबली में। और जनरल असेंबली कैसी होती है? इस तरह की, यहाँ पर प्रेसिडेंट बैठते हैं जनरल असेंबली के, और यहाँ पर मेंबर नेशन जो होते हैं ना, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते हैं। तो इस टाइम पे यूनाइटेड नेशन में इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के सीनियर ऑफिशियल है, सैयद अकबरुद्दीन जी, है ना। तो उन्होंने पाकिस्तान की धुआं निकाली थी, काफी ज्यादा एक्सपोज किया था, काफी इस टाइम पे पॉपुलर भी चल रहे हैं वो इंटरनेशनल मीडिया में। तो यहां पर जाके अपना मुद्दा रखते हैं जनरल असेंबली में कि देखो ये गड़बड़ हो रहा है। तो क्या है, फिर वो चाहता है कि, है ना, इंडिया पर सैंक्शन लग जाएंगे, है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिलके इंडिया की ऐसी तैसी कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान का तो बंटाधार चल ही रहा है, तो वो यहाँ पे होता है। आगे डिबेट हो गई। अच्छा, उसके बाद में बाकी जो बजट वगैरह का अप्रूवल, ये सब काम यहाँ पे होता है। इसका जो सेशन होता है, रेगुलर सेशन होता है सितंबर टू दिसंबर एनुअली, और स्पेशल सेशन और इमरजेंसी सेशन बिठाया जा सकता है 24 घंटे के अंदर अंदर, है कि नहीं, एट द रिक्वेस्ट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑन वन मेंबर स्टेट इफ द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट कॉन्कर। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है वो किस किस का अपॉइंटमेंट करती है? तो भाई साहब ध्यान से सुनना। एक तो वो सेक्रेटरी जनरल है ना यूनियन का, उसका अपॉइंटमेंट करती है, जो कि सेक्रेटरीट में बैठता है। यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरीट है, सचिवालय है, जो कि एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, अभी पढ़ेंगे। एक तो उसके सेक्रेटरी जनरल का, महासचिव जिसको बोलते हैं ना, उसका अपॉइंटमेंट करती है। और इसका अपॉइंटमेंट, जो महासचिव का अपॉइंटमेंट होएगा, रिकमेंडेशन किसकी होएगी? सिक्योरिटी काउंसिल। देखो, सारी बातों की एक बात, कहने को ही 193 देश हैं, बाकी तो मेन हिसाब किताब इन 193 देशों का नहीं चलता, सिक्योरिटी काउंसिल का ही चलता है। और उसमें भी जो 5 परमानेंट मेंबर्स है ना, उनका चलता है। अभी देखेंगे कैसे चलता है पूरा। अच्छा, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर्स होते हैं, 10 5, ठीक। तो 5 परमानेंट है, तो उनको तो कोई हटा ही नहीं सकता। जो बाकी 10 है ना, वो
उनका इलेक्शन यहीं से ही होता है। अच्छा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ना, उसमें 54 मेंबर्स होते हैं, अभी पढ़ेंगे, है ना, वो भी यहीं से इलेक्ट किए जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो उसके जो जजेस हैं, 15 जजेस हैं, वो भी यहीं से इलेक्ट होते हैं, है कि नहीं। मेंबरशिप, तो भाई मेंबरशिप वोट वोट देके की जाती है। अच्छा, इस जो मतलब यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है ना, इसका हेड मतलब ये फोटो दिखाई थी ना मैंने आपको, और यहां पर जो बैठता है बंदा, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट जनरल असेंबली का। तो वो एक एक साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट भी नहीं किया जाता, इलेक्ट किया जाता है, यही सब मिलके इलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अपने लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, उसी तरह से वही तरीके होते हैं इलेक्ट करने के। और बाकी कुछ कुछ चलते ही रहते हैं कि भाई कई सालों तक इन्होंने ऑब्जर्वर स्टेटस भी फिलिस्तीन को नहीं दिया था, ताइवान को नहीं दिया था, चाइना और ताइवान का क्या झगड़ा चलता रहता है, तो वो आप इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करो, है ना। पता ही रहता है कि भाई चाइना की और ताइवान की, चाइनीज ताइपे जिसको बोलते हैं, उनके राड़े क्या चलते रहते हैं, तो वो सब चलता ही रहता है। तो ये जनरल असेंबली की कुछ कुछ चीजें बता दी, कुछ कुछ आप पढ़ लेना इनको। आगे चलते हैं। अभी फेलेस्टीन को ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया है ना। पहले नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस एंटिटी टू नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा मिल गया है, पहले एंटिटी थी, अब स्टेट बन गया। तो ये होली सी, वेटिकन सिटी और पैलेस्टाइन मैंने बता ही दिया। अच्छा, असेंबली के एक्शंस क्या होते हैं? डिसीजन ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सच एज पीस और सिक्योरिटी पर डिसीजन लेगी, यूनाइटेड नेशंस के बजट पे, किसी नए कंट्री का एडमिशन होना चाहिए, जैसे 193 कंट्री है ना, तो एक और कोई कंट्री आए नया बन जाए तो। अच्छा भाई, जैसे पाकिस्तान है, लपड़ झंडिस टाइप का कंट्री है, तो उसको निकालना है, तो सस्पेंशन भी यही करेंगे, है कि नहीं। और मेजोरिटी के प्रकार होते हैं, 2/3 की मेजोरिटी से किया जाता है। मेक अ रिकमेंडेशन ऑन एनी मैटर विद इन द स्कोप ऑफ यूएन एक्सेप्ट मैटर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी दैट आर कंसीडर्ड बाय सिक्योरिटी काउंसिल। देखो, पीस एंड सिक्योरिटी के मैटर्स होते हैं ना, उनमें सिक्योरिटी काउंसिल की ज्यादा चलती है ना। वो भी सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है और उनकी क्या ज्यादा चलती है, वो सिक्योरिटी काउंसिल में पढ़ेंगे अपन। तो आगे चलते हैं। इसका बस आप एक काम करना, रीडिंग मार लेना। अच्छा, इन 1948 इट प्रोमोट्स यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 30 आर्टिकल्स दिए गए थे कि ह्यूमन राइट कैसा होना चाहिए दुनिया में, उसका एक लेखा जोखा तैयार किया था, है ना, ह्यूमन राइट का डिक्लेरेशन। इसको भी पढ़ लेना, आपको कभी अगर टाइम मिले ना, तो एथिक्स वगैरह में बड़े काम का है ये टॉपिक, और थोड़ा सा ऐसे राइटिंग में भी बढ़िया रहेगा। हमारे जितने भी कंट्रीज के ह्यूमन राइट्स का जो वो बनता है ना लेखा जोखा, तो यहाँ से काफी मोटिवेशन लिया जा सकता है। अच्छा, 1950 के अंदर यूनाइटिंग फॉर पीस का रेजोल्यूशन इन्होंने निकाला था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 से लेके 2015 तक, और 2015 से लेके 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो यहीं पर ही रेजोल्यूशन पास करके किया गया था, है ना। तो बस ये सारे इसके पावर हैं, तो ये सब इन्होंने काम किया, तो थोड़ा सा आपको आइडिया भी लग गया होगा कि भाई एमडीजी कहाँ से आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसने दिए अपने को, है ना। चलो आगे चलते हैं। 2012 के अंदर जैसे कि इन्होंने सीरिया को डिनाउंस कर दिया था वोट करने से। क्यों? क्योंकि एट्रोसिटीज हो रही थी सीरियन गवर्नमेंट के द्वारा अपने नागरिकों पे। उसी तरह से जैसे 2014 में रेफरेंडम यूक्रेन में जो क्रीमिया का हुआ था, है ना, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने उसको इनवैलिडेट किया था। तो इसकी महत्ता है, मतलब, है ना, कुल मिला के ये कहने का मतलब ये है। सब लोग इसका बजट का मतलब इसका काम कैसा चलता है, तो सब लोग क्या करते हैं, इसको पैसा देते हैं। भाई सीधी सी बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी, खर्चा पानी तो चाहिए ना। तो सब लोग अपने अपने श्रद्धा के हिसाब से, अपने अपने औकात के हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। मेंबर कंट्रीज कैन मेक वॉलेंटियर फंड्स टू यूनेस्को, ये एजेंसीज हैं इसकी, WHO, UN प्रोग्राम, उन सब में पैसा देते हैं। किस तरह से फंडिंग होती है वो दिखाता हूं मैं आपको, एक सेकेंड। फंडिंग देखो, जैसे कि सबसे ज्यादा 2019 के अंदर सबसे ज्यादा पैसा दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ने, $674.2 मिलियन, 22%। उसमें अपना इंडिया का कितना हिस्सा है? 0.8%। तो यार देखो, सारी बातों की एक बात, अपन पैसा इतना कम देंगे तो अपनी बार्गेनिंग पावर तो नहीं चलेगी ना। भाई देखो, कुछ भी कहो, काम तो तभी चलता है जब पैसा दोगे, और जितना ज्यादा पैसा दोगे उतनी ज्यादा आपकी इज्जत बढ़ेगी, है कि नहीं। तो जापान की बड़ी इज्जत है, चाइना की बड़ी इज्जत
है ना, ये सब खूब पैसा देते हैं। तो अपने को भी धीरे धीरे क्या करते हैं, डेवलप करना है और इंटरनेशनली बहुत ज्यादा फंड्स देने हैं, डोनेशन देनी है, कि जिससे अपना सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों बढ़े। आगे चलते हैं। अब देखो रिजोल्यूशन कैसे लिया जाएगा, किसी भी रिजोल्यूशन को कैसे अडॉप्ट करेंगे। तो भाई एक तो ये है कि कंसेंसस से, कि हाँ भाई ठीक है हम सब मान गए तो वोट मत कराओ। जब कंसेंसस नहीं होता ना, जब एक मतता नहीं होती है, तब वोट करवाते हैं। और वोट करवाने में क्या होगा, मेजोरिटी देखी जाएगी, 2/3 मेजोरिटी। इट इज इंपॉर्टेंट नोट दैट द कंसेंसस डज नॉट मीन दैट ऑल मेंबर स्टेट एग्री ऑन एवरी वर्ड इन द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, दे स्टिल हैव रिजर्वेशंस अबाउट सर्टेन पार्ट्स। तो क्या वोट करवा लो, तो 2/3 वोटिंग करवा लो। तो देखो इस तरह से होती है, जैसे बैकग्राउंड में मैंने फेवर में इतने, अगेंस्ट में इतने और एब्सटेन इतनों ने कर लिया। तो व्यू पॉइंट एवरी मेंबर कंट्रीज टेकन इनटू कंसिडरेशन, दिस प्रोसेस इज इंक्लूसिव इन नेचर। वोटिंग सिंपल, इट इज नीडेड टू गेट अ सिंपल मेजोरिटी टू एग्री ऑन द टेक्स्ट ऑफ अ रेजोल्यूशन। देखो सीधी सी बात है, कोई रिजोल्यूशन बना, उसका टेक्स्ट पसंद नहीं आया, अभी रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, तो उसके लिए तो सिंपल मेजोरिटी करवा ली। अब पूरा रिजोल्यूशन ही पास करवाना है ना, तो इसमें शायद मैंने लिखा नहीं है, उसमें क्या 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होती है जनरल असेंबली के अंदर, है ना। कोई बिल अगर पास करवाना होता है तो उसके अंदर 2/3 की मेजोरिटी पास करनी होती है। अच्छा एक चीज बड़ी इंफॉर्मेशन अच्छी बता देता हूं मैं आपको, क्या कि देखो मोटा मोटी तौर पर जनरल असेंबली के अंदर एक तो पीस वाली बात करेंगे, ठीक है, एक किसी मेंबर को ऐड करना है उसके लिए जनरल असेंबली का काम पड़ेगा, किसी को सस्पेंड करना है वो भी जनरल असेंबली का काम पड़ेगा। उसके अलावा सिक्योरिटी की बात करनी है ना, सिक्योरिटी का इशू, पीस एंड सिक्योरिटी तो साथ ही आ गया। एक बजट, तो देखो बजट वाला पार्ट है ना, बजट वाला अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो गया ना तो वो सभी मेंबर्स पर बाइंडिंग है, बाकी सब नॉन बाइंडिंग है, ये याद रखना बस आप। जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन में बजटरी जो रेजोल्यूशन पास होंगे वो सब पर बाइंडिंग है, उसके अलावा बाकी सब नॉन बाइंडिंग है। बस ये ध्यान रखना मोटा मोटी तौर पर। और बस ये देख लेना कि इतने मेंबर्स हैं इसके अंदर और कौन कौन क्या काम करता है और किस किस का अपॉइंटमेंट करने का काम करती है कि नहीं। तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, जो पहला है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली, वो अपन ने कर लिया। रटने वाली चीज है, रट्टा लगा लो बढ़िया से, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और रट्टा भी क्या लगाना, 2 बार ढंग से पढ़ लोगे, नोट्स बढ़िया से बना के मैंने दे ही दिए हैं और अपनी जान में मैंने इसको समझा दिया है आपको, तो रिकॉर्डिंग देख लेना। आगे चलते हैं, करंट अफेयर्स। करंट क्या डेवलपमेंट्स हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, कि देखो 3 साल के लिए वेनेजुएला और लीबिया को सस्पेंड कर दिया है वोटिंग राइट से। क्यों, क्योंकि भाई साहब पैसे नहीं दे रहे। तो देखो अपनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है ना, मतलब फ्लैट वगैरह में ही अपने को, हम जब है ना वो क्या बोलते हैं, सोसाइटी के पैसे वैसे नहीं जमा करते ना मेंटेनेंस के, तो वही अपनी चड्डी उतारने पे लगे रहते हैं। तो भाई इन देशों की भी इन्होंने, यूएन ने चड्डी उतार दी है ना, वेनेजुएला ने यूज इसने, है कि नहीं। अच्छा दूसरी चीज, तिजानी मोहम्मद बंदे नाइजीरिया के हैं, तो ये डिप्लोमेट ही थे पूर्व, तो इनको प्रेसिडेंट चुना गया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का 19 सितंबर 2019 में। तो ये न्यूज थी, करंट अफेयर्स में है। तो ये भाई साहब ऐसे हैं गोल मटोल से, तो ये अभी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं, 1 साल के लिए प्रिसाइड करेंगे, बड़ी अच्छी बात। आगे चलते हैं, फंडिंग अपन ने देख ही ली। अब क्या करेंगे, अब अपन सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ेंगे। देखो ये सबसे भयंकर चीज है, इसको बोलते हैं पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। पुलिसमैन का मतलब क्या है, डंडा चलाने का काम करती है। देखो सबसे पावरफुल जो बॉडी है ना, वो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है। बाकी तो पानी कम चाय है, सीधी बात बताता हूँ मैं आपको, बाकी तो बोल बच्चन है। जो चलती है ना वो इन्हीं की चलती है, और इनमें भी जो 5 मेंबर्स है ना, जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी चलती है। मे अडॉप्ट कंपल्सरी रेजोल्यूशन हैज 15 मेंबर्स। अब देखो हिसाब किताब क्या होता है, एक एक करके समझाता हूं। यहां पे समझना, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 तो है परमानेंट मेंबर्स और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो कि 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं। अब ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन है, यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया, चाइना।
अब देखो इधर उधर की बातें मत करना, सीधी बात बता देता हूँ। जब यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था और उस टाइम पर जो फोर फ्रंट वाले जो नेशन थे ना, उन्होंने सबने परमानेंट मेंबरशिप रख ली और साथ में चाइना को भी जोड़ लिया। बड़ी अच्छी बात। क्यों जोड़ा? यूके ने रिक्वेस्ट की तो फ्रांस को भी जोड़ लिया गया था, है ना। और चाइना को जोड़ा क्योंकि रशिया को बड़ा पसंद था मामला। इंडिया को मेंबरशिप ऑफर हुई थी कि नहीं हुई थी, नेहरू जी ने क्या किया नहीं किया, अपने को उससे मतलब ही नहीं है। तो 5 परमानेंट मेंबर और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, ये वोटिंग वोटिंग करते हैं और उससे क्या किया जाता है, यहां पर यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां पर रेजोल्यूशन पास किए जाते हैं। इसका मेन एम क्या है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की जाए। बड़ी अच्छी बात। परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स में पंगा यही है बस कि जो परमानेंट मेंबर्स है ना, इनके पास में वीटो पावर है। मतलब इन 5 में से किसी एक मेंबर ने भी ये बोल दिया ना कि ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा तो नहीं होगा। चाइना ने अड़ंगा अटका दिया, मसूद अजहर को बोल दिया कि वो इंटरनेशनल टेररिस्ट नहीं है, सैंक्शन उस पर नहीं लगाए जाएंगे पाकिस्तान पे, तो बस नहीं लगेगा, बाकी सब अपनी ऐसी तैसी करवा लो। ये एक एक्सट्रीम पावर दिया हुआ है, तभी चलती है इनकी। और चाइना के तलवे पाकिस्तान इसीलिए चाटता रहता है और आने वाले टाइम पे उसकी कॉलोनी भी बन जाएगा। तो ये एक वीटो का एक्सट्रीम पावर मिल गया इनको। बाकी मेंबर्स के पास ये वीटो पावर नहीं है। वोटिंग तो चलती है उनकी, लेकिन वीटो पावर नहीं चलता। तो द मेन क्राइटेरिएशन ऑफ एलिजिबिलिटी इज कंट्रीब्यूशन टू द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ऑफन डिफाइंड बाय फाइनेंशियल एंड ट्रूप कंट्रीब्यूशन टू पीस कीपिंग ऑपरेशंस और लीडरशिप ऑन द मैटर्स ऑफ रीजनल सिक्योरिटी। बिल्कुल, कि भाई देखो सीधी सी बात है, कहीं लड़ाई लग जाए, है ना, वहां पे पीस मेंटेन नहीं हो रही है तो अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजती है ना, यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो सब। अच्छा, अब देखो सीट्स का कैसे बंटवारा होगा। 5 तो परमानेंट मेंबर्स हो गए और 10 हो गए नॉन परमानेंट मेंबर। बड़ी अच्छी बात। तो अब ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनको कैसे फिट किया जाएगा? तो देखो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से किया जाएगा। क्या? जैसे अफ्रीका ग्रुप कर दिया, अफ्रीका की कंट्रीज हैं तो वहां से 3 कंट्रीज को लिया जाएगा। एशिया पैसिफिक ग्रुप है, वहां से 2 कंट्रीज को लिया जाएगा। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन वर्ल्ड ग्रुप है ना, वहां से 2 कंट्रीज को लेंगे। तो कितने हो गए? 3 2 5 6 7। अच्छा, उसके बाद में वेस्टर्न यूरोप और अदर ग्रुप है, वहां से 2 कंट्रीज को लेंगे। और ईस्टर्न यूरोपियन ग्रुप है, वहां से 1 कंट्री लेंगे। तो हो गए ना 10 नॉन परमानेंट मेंबर। तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे 10 नॉन परमानेंट मेंबर के लिए। उसके बाद में क्या करेंगे? अरब स्टेट्स आर गिवन 1 सीट अल्टरनेटिवली ड्रॉन फ्रॉम आइदर अफ्रीका कोटा और एशिया कोटा बाय इनफॉर्मल एग्रीमेंट। बिल्कुल सही बात है। अरब कंट्रीज है ना, जितने भी अरब वाले क्षेत्र में बढ़ते हैं, तो वो समय समय पर देखा जाता है कि भाई उनको अफ्रीका कोटा के हिसाब से सीट दे कि एशिया कोटा के हिसाब से। क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, कहीं से भी आएंगे ना तो अपनी आवाज उठाने के लिए रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए ना। भाई रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। तभी अपने कंट्री के अंदर इलेक्शंस को इतना सीरियसली क्यों दिया जाता है? भाई साहब, जनता का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? और वहां पर यूनाइटेड नेशंस के अंदर जनता कौन है? सारे देश हैं। तो इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? तो रिप्रेजेंटेशन की ही लड़ाई है भाई पूरी। बोस्टन टी पार्टी 1764 में जो हुई थी, क्या थी कि भाई नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हमको आप क्या बोलते हैं, मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर, हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे तो भाई ऐसे तो काम ही नहीं चलेगा, है ना। तो उन्होंने टी पार्टी कर दी, बोस्टन टी पार्टी कर दी। टी पार्टी में क्या किया? वही जहाजों को ही लपेट दिया। तो रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। तो अरब का रिप्रेजेंटेशन अफ्रीका या फिर एशिया क्वार्टर से हो जाता है। बड़ी अच्छी बात, आगे चलते हैं। आई होप आपके समझ में आनी चाहिए चीजें, बिल्कुल सरल चीजें हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। नहीं समझ में है और बिल्कुल ही समझ में नहीं है कि सर पता नहीं आप क्या ही पढ़ा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधा मेल करके बताना या फिर डिस्कशन बॉक्स में लिखना कि सर टीचर बदल दो, हिसाब किताब हमारे जम नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि देखो अल्टीमेट एम ये है कि आपको चीजें समझाना ज्यादा जरूरी है और आपके क्वेश्चन आंसर सही हो, है कि नहीं। उसके लिए आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। और समझ में आने के लिए ये जरूरी है कि आप बिल्कुल निर्णायक और अनबायस्ड फीडबैक दें। और फीडबैक बिल्कुल देना, ओनली प्रीलिम्स पर दोगे या फिर क्या बोलते हैं डिस्कशन पेज पे लिखोगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल समझते हुए चलो, सरल चीजें हैं, आसान आसान चीजें हैं और आसानी से लेके चलना है इनको, है ना, तभी समझ पाओगे।
आज वाला लेक्चर है ना थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, क्यों, स्टार्टिंग है ना, तो स्टार्टिंग है और इसमें थोड़ी सी चीजें क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस भी नहीं है ज्यादा, तो एक दो क्लासेस में जब अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करने लग जाएंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो ठीक है, तुर्की और इजराइल है ना, विच हैव नेवर सर्व्ड इन द काउंसिल इज रिप्रेजेंटेटिव इन वियोग, वेस्ट यूरोपियन एंड अदर ग्रुप्स में आते हैं ये, मतलब तुर्की और इजराइल कभी रिप्रेजेंट नहीं किए गए, बड़ी अच्छी बात। अभी जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है ना वो कौन कौन है, 2-2 साल के टर्म के लिए, तो कोटे डियावरी 2019 में तो ये खत्म ही हो गया इनका टर्म, अब फिर से नए इलेक्ट किए जाएंगे, है ना, तो इसको थोड़ा सा रिडेंडेंट कर दो और नेट पे देख लेना कि अभी नॉन परमानेंट परमानेंट मेंबर, परमानेंट तो फिक्स है, नॉन परमानेंट कौन से हैं, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अच्छा, while other organs of UN can make recommendation to the member states, the Security Council has the power to make binding decisions on the member state। बिल्कुल, सिक्योरिटी काउंसिल ने जो रिकमेंडेशन दे दिया भाई साहब वो तो बाइंडिंग ही होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता, बाइंडिंग डिसीजन है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो सिक्योरिटी काउंसिल ही है, और उसमें भी ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है ना, जो पीएम बने बैठे हैं वही उनका ही खेल है जो है। आगे चलते हैं। ऑल द मेंबर्स हैव वन वीटो, वन वोट, परमानेंट मेंबर्स हैव वीटो पावर, बिल्कुल आपको समझा ही दिया मैंने। द डिसीजन ऑन प्रोसीजरल मैटर शुड हैव ऑफ वोट एटलीस्ट 9 of 15 मेंबर्स, बिल्कुल। डिसीजन अगर प्रोसीजरल मैटर पर डिसीजन लेना है ना तो 15 में से 9 वोट टिकने चाहिए। एंड द डिसीजन ऑन सब्सटेंटेटिव, जो सब्सटेंस वाले मैटर्स हैं, रिक्वायर्स 9 वोट्स एंड द एब्सेंस ऑफ नेगेटिव वीटो बाय एनी ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स। भाई 15 में से 9 वोट होने चाहिए और नेगेटिव वोट वीटो भी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो बस जो फाइनल मतलब बिल टाइप की पास करने वाली चीज है ना, तगड़े वाले रेजोल्यूशन, उसमें 0 वोट, 0 वीटो, नेगेटिव वीटो नहीं लगना चाहिए और 15 में से 9। इसमें वीटो की तो बात ही नहीं, क्योंकि प्रोसीजरल मैटर है ना, कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो उसमें केवल वोट से ही काम चल जाएगा। सबसे ज्यादा वीटो का इस्तेमाल किया रशिया ने। रशियंस ना बड़े नालायक होते हैं, रशियंस बड़े खतरनाक टाइप के नहीं होते हैं, हॉलीवुड फिल्मों के अंदर दिखाते हैं। अमेरिका की हमेशा फटी रहती है रशिया से, वो उसने अपना स्पाई भेज दिया, अपने आर्म्स इस तरह से यूज कर लिए और वो कर लिया, रशिया की इमेज ऐसी है। अच्छा, रिसेंटली लेटेस्ट जो वीटो का यूज किया था, तो यूएस वीटोड अ रेजोल्यूशन कंडेमनिंग इजराइल फॉर पैलेस्टाइन सिविलियन डेथ ड्यूरिंग बॉर्डर प्रोटेस्ट इन गाजा। क्योंकि यार यूएस जो है ना वो इजराइल की हमेशा सपोर्ट लेता है, क्यों, ज्यू कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है ना वहाँ पे, ज्यू लॉबी, यहूदियों की लॉबी बहुत स्ट्रांग है, और मोस्ट ऑफ द पैसे वाले जो ज्यूज हैं वो यूएस में है, तो हर जगह पॉलिटिक्स तो चलती है। चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा रटंत विद्या के अलावा, क्या, द प्रेसिडेंसी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अल्फाबेटिकली ईच मंथ, कि भाई इसका प्रेसिडेंट कौन होने वाला है। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर हैं, तो हर महीने अल्फाबेट के हिसाब से प्रेसिडेंट बदलता रहता है। अब देखो 4 कंट्री ऐसे हैं जिनको बोलते हैं G4 नेशंस, वो कहते हैं कि हमें भी इसके अंदर परमानेंट सीट दो। वो कौन से हैं, इनको बोलते हैं G4 कंट्रीज, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान। लेकिन एक यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस कॉफी क्लब बना हुआ है जो कहता है कि भाई यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना उसका एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, जो है स्टेटस क्यू बने रहना चाहिए इटली के लीडरशिप में, उसको बोलते हैं कॉफी क्लब। अब कॉफी क्लब में मेंबर्स कौन से हैं, इटली, स्पेन, माल्टा, सैन मेरिनो, पाकिस्तान। आपको पता ही है पाकिस्तान क्यों है, देखो पाकिस्तान को नींद नहीं आती, अगर भारत को कुछ मिल गया ना तो पाकिस्तान को टट्टी पेशाब हो जाता है हमेशा, पाकिस्तान की हालत वहीं खराब हो जाती है। तो पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया को अगर मेंबरशिप मिल गई ना, क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट में, तो भाई मेरी तो हालत खराब होने वाली है, फिर तो मुझे लूज मोशन होने वाला है। तो बस अपने लूज मोशंस को लूज ना होए उसके लिए ये इसमें जुड़ा हुआ है। फिर साउथ कोरिया, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया और टर्की, ये सब कॉफी क्लब का हिस्सा हैं। डिस्पाइट ड्रास्टिक चेंजेस in the geopolitical and international relation, the council has not been reformed yet। बिल्कुल, अब मैं आपको कुछ एक आई ओपनिंग चीजें बताने वाला हूं, क्या, कि देखो सारी बातों की एक बात, जब ये यूनाइटेड नेशंस की जो परमानेंट काउंसिल बनी थी और उस टाइम पर दुनिया का सिनेरियो भी अलग था, रिक्वायरमेंट भी अलग थी, है ना, कंपोजिशन भी अलग थी।
लेकिन देखो परिवर्तन जो है, परिवर्तन समय की मांग है ना, परिवर्तन समय की मांग है, एंड चेंज इज इनएविटेबल। तो भाई साहब चेंज जब इनएविटेबल है ना, तो उस इनएविटेबल चेंज को एक्सेप्ट तो करना चाहिए ना, लेकिन नहीं किया जा रहा। पॉलिटिक्स देखो दुनिया में कैसे खेली जा रही है, आज आपको थोड़ा सा पॉलिटिक्स से सरोकार करवाते हैं। पहले तो ये बताऊंगा कि भाई मुद्दे कौन से हैं कि यूएनएससी के अंदर क्या बोलते हैं, क्या क्या रिफॉर्म होनी चाहिए। देखो एक तो परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो कैटेगरी की मेंबरशिप है ना, उसको देख के द क्वेश्चन ऑफ द वीटो हेल्ड बाय द 5 परमानेंट मेंबर्स, रीजनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, काउंसिल को बड़ा किया जाए, एनलार्ज किया जाए, और उसके वर्किंग मेथड जो हैं वो भी सही नहीं है, उनको चेंज किया जाए। और देखो यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है ना, कहने को जनरल असेंबली है, लेकिन इस पर बाप बन के बैठा है यूएनएससी। क्यों? क्योंकि यूएनएससी ने कोई भी रेजोल्यूशन पास कर दिया ना, अंगा जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसको मानना ही पड़ेगा। तो भाई ये चीज तो अच्छी नहीं हुई ना, मतलब देखा जाए तो एक तरह से कॉलोनाइज ही तो कर लिया ना यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को, है कि भाई ये जो 15 मेंबर्स की काउंसिल है वो तो बाइंड कर देगी, और इसकी रिकमेंडेशन के बिना यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली है ना तो सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट कर सकती है, ना कुछ और कर सकती है। तो देखा जाए तो एक तरीके से इन कुछ एक कंट्रीज का और बेसिकली जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके द्वारा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, तो ये चीज बदलनी चाहिए। Notably, any reform of the Security Council would require at least 2/3 of the United Nations के जो members हैं ना उनका वो चाहिए। अगर मान ले वो हमको कोई भी रिफॉर्म करना है तो 193 में से 129 देशों का कंसेंसस चाहिए, बड़ी अच्छी बात। इंपॉर्टेंटली द एग्रीमेंट ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी एंजॉइंग द वीटो इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बिल्कुल। लेकिन इनके बीच में अगर किसी भी सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट वाले मेंबर ने अपना वीटो लगा दिया ना, नेगेटिव वीटो, तो वहां पर भी धराशायी अपना रिजोल्यूशन हो जाएगा। तो देखो इन्होंने ना पावर की टसल ऐसी तगड़ी कर ली है कि झाम बांध दी, लपेट के बैठ गए हैं, ये चीज हो गई है। क्या है मतलब रिफॉर्म क्यों होने चाहिए, रिफॉर्म की आवश्यकता क्या है? चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। क्यों? कि देखो उस टाइम पे और आज के टाइम पर अंतर आ गया है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल गई है। उस टाइम पे पॉलिटिक्स कुछ और थी, है ना, और वार टाइम के जो विक्टर्स थे ना उन्होंने अपने हिसाब से चार्टर को क्राफ्ट किया, लेकिन आज के टाइम पर जो स्थिति वर्ल्ड की थी वैसी तो नहीं है। उस टाइम पर इंडिया इंडिया कॉलोनी था, और लेकिन आज इंडिया की क्या स्थिति है, इंडिया की जीडीपी ऑलमोस्ट सरपास कर चुकी है यूके की जीडीपी को। मतलब जिसकी हम कॉलोनी थे ना, जो हमारे मास्टर थे, वो मास्टर के बराबर हमारी जीडीपी हो चुकी है इस टाइम पे लगभग। तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो गई है ना, तो देखो उस तरह से पावर का भी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरी चीज, रिफॉर्म जो होने चाहिए ना टाइम टू टाइम होने चाहिए, लेकिन रिफॉर्म्स टाइम टू टाइम हो नहीं रहे हैं, रिफॉर्म्स लॉन्ग ओवरड्यू। 1963 के अंदर 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स को जोड़ा था, लेकिन इतने सालों तक मतलब 113 से लेकर 193 तक मेंबर जुड़ चुके हैं। यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म नहीं हुआ, कंपोजिशन उसकी चेंज नहीं हुई, तो देखो गलत बात तो है ही है ना। अगली चीज, इनइक्विटेबल इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल यूरोप है, यूरोप को तो ओवर रिप्रेजेंटेशन मिल गया, कैसे? यूके, फ्रांस और रशिया, लेकिन एशिया एंड अफ्रीका और साउथ अमेरिका का तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। भाई दुनिया की सारी जनता कहाँ है? एशिया में। एशिया में मात्र एक चाइना को दिया हुआ है, जो भी लपड़ झंडी सा आदमी है एकदम, तो अंडर रिप्रेजेंटेशन हुआ ना यार। अफ्रीका बेचारा इतना बड़ा, 52 कंट्रीज हैं अफ्रीका के अंदर, एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। साउथ अमेरिका में एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो ये साला हो क्या रहा है यहाँ पे? हिसाब किताब ही खराब हो रखा है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और भाई देखो सीधी सी बात है, यूके, फ्रांस, रशिया यूरोप के मेंबर्स हैं, तो कोई भी यूरोप के अगेंस्ट में बात आएगी तो फट वीटो लगाएंगे अपना। तो ये अगर मान लो कॉन्टिनेंट्स के बीच में झगड़ा हो गया बाई चांस, और एशिया वर्सेस यूरोप, तो ये तो लपेट के रख देंगे अपने को। ये चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, क्राइसिस एंड लेजिटिमेसी, क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी एंड क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल stalled from reform agenda and various issues including its intervention in Libya and Syria in the name of responsibility have put the credibility of institution। देखो यूनाइटेड नेशंस ने सीरिया
और लीबिया के अंदर जिस तरह से स्टैंड लिया, जिस तरह से काम किया, उसने इम्पार्शियलिटी नहीं दिखाई, कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ बाइस थे। क्यों भाई? सीधी सी बात है, अपने हमारे यहाँ राजस्थानी के अंदर एक कहावत है, बाबा सबको धमका दे लेकिन बाबा किसको धमका दे? बाबा को कौन धमका दे? मतलब जो घर का सबसे बड़ा होता है ना, वो तो सबको डांट सकता है, लेकिन उसको कौन डांटे? तो वहां पर है ना क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। तो वो एक इम्पार्शियलिटी पे विजन कलर करने की स्थिति आती है। नॉर्थ साउथ डिवाइड, बिल्कुल सही बात है। जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं वो ओवर डेवलप्ड हैं और साउदर्न जो कंट्रीज हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं। तो उस तरह से, और रिप्रेजेंटेशन सब किसको मिला हुआ है? जितने भी कंट्रीज है ना, नॉर्दर्न कंट्रीज हैं, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। चाइना और ये क्या बोलते हैं, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना और एक कौन सा रह गया? यूएसए। हाँ, तो ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो भाई सारा अगर रिप्रेजेंटेशन आप डेवलप्ड कंट्रीज को दोगे तो भाई साहब वो तो अपनी मांगे मनवाएंगे ना, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमें फिर से एक्सप्लॉइट करेंगे, है कि नहीं? सो दैट थिंग इज ऑल्सो बैड, नॉर्थ साउथ डिवाइड। और अल्टीमेट एम क्या था? इक्वालिटी प्रिवेल करना सोसाइटी के अंदर, नेशंस के बीच में, है ना? इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन सब होना चाहिए। तो देखो अपने मैंडेट को तो खराब कर गया ना। और इमर्जिंग इश्यूज क्या है? डीपनिंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, वर्सनिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। और देखो यहाँ पर जहां पर भी एनवायरमेंट के डिग्रेडेशन की बात आएगी ना, तो वहां पर डेवलप्ड कंट्रीज को झुकना पड़ेगा। लेकिन यूएनएससी में तो वो बैठे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में, तो भाई क्या करेंगे? वो सामने वाले को दबाने की तो कोशिश करेंगे। तो ये देखो हिसाब किताब सही नहीं है, इम्पार्शियल एटीट्यूड नहीं है। तो कुल मिला के सारी बातों की एक बात है, रिफॉर्म्स होनी चाहिए। और हर साल ना न्यूज में ये चीज रहती है कि सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ। चलो ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल अपन ने देख ली, आगे चलते हैं। इंडिया क्वेस्ट फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएनएससी। इंडिया है ना उछलता रहता है, उछलना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई हमें भी इसमें मेंबरशिप चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि देखो साउथ अफ्रीका के अंदर जो अपार्थेड मूवमेंट चला था, तो इंडिया फर्स्ट कंट्री था जिसने इशू रेज किया कि भाई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कन्वेंशन भी साइन किया। इंडिया की जो न्यूक्लियर क्या बोलते हैं डॉक्ट्रिन है ना, नो फर्स्ट यूज एंड प्रोलिफरेशन जो है उसका किस तरह से है, और हम नो फर्स्ट यूज करेंगे और पीसफुल यूज करेंगे। सब इंडिया की जो पीस कीपिंग फोर्स है ना बहुत ज्यादा गई है, मतलब मोर देन 1 लाख ट्रूप्स ने सर्व किया है पिछले 50 सालों में। इंडिया का जो है टेक्नोलॉजिकली, स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा काम किया है इंडिया ने। इंडियाज बिड फॉर परमानेंट मेंबरशिप इज बैक्ड बाय 4 परमानेंट मेंबर्स, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। इन सब ने बैक किया है, चाइना तो फिर भी नहीं करेगा। तो इंडिया की क्रेडिबिलिटी ना बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इंडिया भी बोल रहा है कि भाई हमें यहां से उठा के यहां पर सिक्योरिटी काउंसिल में फिट कर दो। बड़ी अच्छी बात है कि नहीं? आगे चलते हैं। 7 बार जो है इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है, और 2011 से 12 लेटेस्ट टर्म था। अब 19 अभी फिर से 21 से 22 इंडिया के चांस बन रहे हैं, ऐसा न्यूज में बातें चलती रहती हैं। तो 7 बार नॉन परमानेंट का मतलब इसमें नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया रह चुका है। आगे चलते हैं। अब देखो यूनाइटेड नेशन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स एज रिगार्डेड इकोनॉमिक एंड सोशल मैटर। बिल्कुल इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए जो काम करेगी ना उसको बोलते हैं यूएन इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। कोऑर्डिनेट कोऑपरेशन बिटवीन यूएन न्यूमरस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। ये याद रखना, नेक्स्ट लेक्चर में ना एजेंसीज ही पढ़ाऊंगा मैं आपको कि भाई ये तो प्रिंसिपल ऑर्गन है, जैसे यूएन, यूनिसेफ क्या है, FAO क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्या है, ये सब देखोगे। 54 मेंबर होते हैं इसमें। यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है ना 3 साल के लिए इनको इलेक्ट करती है कि नहीं? और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। बड़ी अच्छी बात। आगे चलते हैं। इट्स प्रिंसिपल ऑर्गन दैट गाइड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ सेवरल यूएन यूनिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन द डेवलपमेंट एंड सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। बड़ी अच्छी बात। इट इज द बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंट गोल्स। नाम से समझ में आ रहा है ना, इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। 54 मेंबर हैं, है ना, 3 साल का टर्म है। सीट्स इन द काउंसिल आर एसोसिएटेड एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो उस हिसाब से इंडिया
सॉरी एशिया के अंदर 11 सीट आती हैं। देखो बाकी सब में हिसाब किताब इन्होंने बहुत बढ़िया कर रखा है, लेकिन बाजा जो बजा हुआ है ना वो यूएनएससी में बजा हुआ है कि नहीं? नहीं होना चाहिए ऐसा। आगे चलते हैं। फॉर द नेशन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इकोसॉक 2/3 की मेजोरिटी चाहिए कि भाई इंडिया आएगा तो भाई इंडिया को वोट पड़ेंगे, और एशिया के उस 11 के अंदर फिट बैठ रहा है तो 2/3 मेंबर्स को वोट करना पड़ेगा। ईच मेंबर ऑफ द काउंसिल हैज 1 vote and generally voting in the council is by simple majority। आगे चलते हैं। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर 1 year term। इसका जो प्रेसिडेंट होता है 1 साल के लिए बनाते हैं। आगे चलते हैं। देखो अब थोड़ा इकोसॉक को आपको समझ में आ जाएगा। इकोसॉक के पर्व्यू में कौन सी बॉडीज हैं, जैसे इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जैसे आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ा था ना अपन ने, डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन, कोरोना वायरस खा जाएगा आपको। देखिए इंडिया टीवी पे चलता रहता है, देखिए चाइना के लोगों ने चमगादड़ों को भी खाने से बाज नहीं आए, इसीलिए हुआ कोरोना वायरस। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट, तो वही डब्ल्यूएचओ है ये। वर्ल्ड बैंक इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, आईएमएफ हो गया, ये बाकी सारे देख लेना, है कि नहीं? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अच्छा फंक्शनल कमीशंस, स्टैटिस्टिकल कमीशंस, कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट, कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंडर में आती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है यार, देखा जाए तो असली काम तो यही कर रही है, बाकी तो मजे ले रहे हैं। कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, इस तरह से। आगे चलते हैं। रीजनल कमीशन, जैसे इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, ज्यादा एम्फेसिस करना हो ना किसी रीजन पर काम करने के लिए तो वो हो गई। अलग अलग स्टैंडिंग कमिटीज हैं और एक्सपर्ट बॉडीज, तो ये सारी लिस्ट ना एक बार आप देख लेना, पढ़ लेना, ठीक रहेगा, एक डिसेंट सा आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को। एक्सपर्ट बॉडीज कंपोज्ड ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपर्ट, इस तरह से भी। यूनाइटेड नेशंस ग्रुप ऑन एक्सपर्ट ऑन ज्योग्राफिकल नेम्स, वही। तो थोड़ा सा पढ़ लोगे ना तो एक है, नेक्स्ट क्लासेस में थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको ये पढ़ने से इनसे फायदा क्या होता है, मतलब किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। अटेम्प्ट करना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की अपनी स्किल्स होती है। मैंने प्रीवियसली कुछ एक एनवायरमेंट के मिसलिनियस टॉपिक्स उन सब में कुछ करवाया है, तो वो आप देखेंगे ना तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के तरीके सीखोगे, कैसे इंट्यूशन डेवलप की जाती है, कैसे एलिमिनेशन किया जाता है, कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, तो उनसी चीजें और समझ में आती हैं। चलो ठीक है, इकोसॉक हो गई, बाकी ये सब बॉडीज हैं तो इनको देख लेना एक बार और, है ना। चलो आगे चलते हैं। इंडिया और इकोसॉक का हिसाब किताब। इन 2017 इंडिया री इलेक्टेड टू अनदर 3 year term स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2018 से 21, 3 साल के लिए, है ना। बड़ी अच्छी बात। इंडिया रिसीव्ड बैकिंग फ्रॉम एशियन एंड पैसिफिक ग्रुप ऑफ नेशंस, और 188 में से 183 वोट मिल गए इंडिया को, तो काम फिट हो गया इंडिया का। एक वोट तो नहीं मिला होगा पाकिस्तान का कभी से ही। इन 2018 इंडिया गॉट इलेक्टेड टू वेरियस क्रूशियल सब्सिडरी बॉडीज वर्किंग अंडर इकोसॉक, जो कि थी कमिटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर अ टर्म ऑफ 2019 से 23। इंडिया गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स फॉलोड बाय पाकिस्तान। ओ बेटे। कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट फॉर अ टर्म ऑफ 18 से 21। कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, कमीशन फॉर क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस 19 से 21 तक, ठीक है। काउंसिल ऑन एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड, अभी देखो यूएनडीपी एनवायरमेंट वाला है ना सारा का सारा। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द प्रोजेक्ट सर्विसेज, ये सब इसमें आ जाता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर जेंडर इक्वेलिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, यहाँ पर तो देखो जब आप अब इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाओगे ना तो यहाँ पर भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों को भेजा जाएगा। तो तैयार हो जाओ भाई मेहनत करने के लिए, खूब मेहनत कर लो, फिर उसके बाद में अच्छी अच्छी जगह पे, ऐसी जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी। फिर किसी की वियना में पोस्टिंग हो रही है ना, कोई फ्रांस में काम कर रहा है, कोई लिस्बन में पोस्टिंग है किसी की, कोई मॉन्ट्रियल से बात करेगा अपने दोस्तों से, कोई सिडनी में है ना, बेहतरीन। और देखो दीज डेज आई एम वर्किंग एज एन रिप्रेजेंटेटिव इन यूएनडीपी फ्रॉम इंडिया, है ना, दैट वे यू पीपल विल बी वर्किंग। तो काफी अच्छी पोजीशंस पे जाने वाले हैं आप लोग, खूब मेहनत करो यार, है ना। इलेक्शन टू कमिटीज ऑन एनजीओ कंसीडर्ड एज क्रूशियल बिकॉज स्क्रूटनाइजिंग एनजीओज अप्लाई फॉर कंसल्टेटिव स्टेटस ऑफ इकोसॉक कैन रिकमेंड और ब्लॉक देम। चलो बोल बच्चन था।
इकोसॉक भी खत्म हो गया, रटने वाली चीजें थी। अब देखो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरीट। देखो मैं रहता हूं विधानसभा के पास में जयपुर, ये है विधानसभा, ठीक, ये है राजपथ, चलिया 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 ये अंबेडकर सर्कल मेरे घर के पास में, चलिया यहाँ पे हाई कोर्ट, जयपुर की हाई कोर्ट, चलते चलते यहाँ पर सचिवालय है जिसको बोलते हैं सेक्रेटरीट, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बैठता है और यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी भी बैठता है। ऑफिस बने हुए हैं ना यार सबके, सारे डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिस बने हुए हैं ना, तो सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिस जो बने हुए हैं वो यहीं पे ही बने हुए हैं सेक्रेटरीट के अंदर। तो डेली का फाइलिंग का जो काम होता है ना, लेखा जोखा, तो वो भाई साहब यहीं पे ही होगा, सारी फाइलें यहीं पे आएंगी और हिसाब किताब यहीं से सेटल होएगा। तो बस इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटरीट। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। आपकी पोस्टिंग बेटा न्यूयॉर्क में भी हो सकती है, मजे कर लेना। देखो ये हेडक्वार्टर जो इसका बना हुआ है ना, ये यूनाइटेड नेशंस का, तो ये जो आइलैंड है ना, इसको बोलते हैं मैनहट्टन आइलैंड। तो फिल्मों में दिखाते हैं ना, मैनहट्टन जा रहा हूँ, वहां पे जा रहा हूँ, तो आप भी वहीं पे जाओगे मैनहट्टन में। तो ये मैनहट्टन आइलैंड है। और ये देखो यूनाइटेड नेशंस की जो बिल्डिंग बनी हुई है ना, इसके आर्किटेक्ट का भी नाम पूछ लेते हैं। तो आर्किटेक्टर का इसका नाम बताऊं क्या है? वॉलेस हैरिसन। किसका सन? हैरिसन, वॉलेस हैरिसन। अच्छा 5 साल ये क्या बोलते हैं हम, सपोर्ट्स द अदर यूएन बॉडीज एडमिनिस्ट्रेटिवली, है ना, रिपोर्ट्स वगैरह वो सब मैंने आपको बताया, लेखा जोखा कागज कार्रवाई। इट्स चेयरपर्सन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी जनरल इज इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली फॉर 5 years मैंडेट एंड इज द यूएन फॉरमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव। इसका जो सेक्रेटरी जनरल जो होता है ना, 5 साल के लिए सर्व करता है। इस टाइम पे जो है पुर्तगाली के हैं ये एंटीनियो गुटेरेस। द Secretariat comprise of Secretary General and the tens of thousands of international UN staff members डे टू डे वर्क करने के लिए। और सेक्रेटरी जनरल का जो अपॉइंटमेंट होता है ना भाई साहब, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। बताओ यार, तो देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है ना, उस पर रिकमेंडेशन, मतलब रिकमेंडेशन भी किसका जाएगा? सिक्योरिटी काउंसिल का। तो हालत तो खराब होनी है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। चलो 5 साल के लिए मान लो ये गुटेरिस साहब इलेक्ट हो गए हैं, रिन्यूएबल टर्म भी है, फिर से इलेक्ट हो सकते हैं, है कि नहीं? चलो अच्छी बात। अच्छा यार एक चीज मैं जब ये पढ़ रहा था, ये लेक्चर को रिसर्च कर रहा था, तो एक चीज बड़ी अच्छी देखने को मिली। ये जो एंटीनियो गुटेरिस है ना, इससे पहले पोर्टुगाल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद में यूनाइटेड नेशन का जो रिफ्यूजी कमीशन है ना, उसके हेड रह चुके हैं। तो वहां पर ना मेरे को एक चीज ये अच्छी देखने को मिली कि यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है ना, वो लिटरली पॉलिटिक्स करते हैं। दे टेक पॉलिटिक्स एज अ सीरियस बिजनेस, काम करते हैं मतलब पॉलिटिकल इश्यूज पे। अपने यहाँ पर जैसे कोई विधायक बन गया तो साले की इतनी औकात नहीं होती है कि है ना इंटरनेशनली कहीं जाकर रिप्रेजेंट कर सके, 4 काम बना सके। अब देखो ये पुर्तगाल का प्रधानमंत्री रह चुका है बंदा, ये रिफ्यूजी कमीशन में भी काम कर चुका है, वहां पे भी सर्विस दी है इसने, और इंटरनेशनली दिस पर्सन इज एन एसेट। और अपने पॉलिटिकल जो क्लास के लोग हैं वो कैसे हैं कि भाई शाम दाम दंड भेद से बन जाओ, पॉलिटिक्स की नॉलेज वॉलेज कुछ भी नहीं है, बस बन गए और उसके बाद में अपनी ऐसी तैसी पिटवा लो। ये चीज गलत है यार। अपने को पॉलिटिक्स को सीरियस बिजनेस लेना चाहिए, सीखने और सिखाने के हिसाब से। तो ये चीज अच्छी देखने को मिली। मतलब इसका मतलब ये है कि वहां के लोगों का पॉलिटिकल एप्टीट्यूड अच्छा है, होना भी चाहिए। अपने आप ही नहीं है, थोड़ी सी कमी है, सुधारेंगे धीरे धीरे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें अच्छे से निकल के आएंगी। चलो आगे चलते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, देखो जितने भी ये जो हेडक्वार्टर थे ना, सबके थे न्यूयॉर्क में, लेकिन इसका हेग में है। हेग क्या है? बहुत बड़ा शहर है नीदरलैंड का, आई गेस तीसरा सबसे बड़ा शहर है। तो वहां पर ये शहर बना हुआ है, मतलब वहां पर उस शहर के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना हुआ है। तो डिसाइड्स डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स दैट रिकॉग्नाइज इट्स ज्यूरिसडिक्शन। बिल्कुल सही बात है। उसका ज्यूरिसडिक्शन कौन रिकॉग्नाइज करेंगे? जो मेंबर्स होंगे। इश्यूज लीगल ओपिनियन, बिल्कुल अपना लीगल ओपिनियन देते हैं। थोड़े दिन पहले कुलभूषण जाधव का केस मट्टी पलीद करके जो पाकिस्तान हारा था ना, और फिर भी पाकिस्तान की मीडिया ने अपनी जीत दिखाई थी, और जबकि रतेड़ा मारा था जजेस ने, है ना, धुआं निकाली थी पाकिस्तान की, फिर भी हम तो जीत गए, हम तो जीत गए। मैं झूठों का बादशाह। अच्छा चलो ठीक है। ये जो
जज चुने जाते हैं, 9 साल के लिए चुने जाते हैं। इसमें 15 जजेस होते हैं, अभी देख लेते हैं क्या क्या, और जनरल असेंबली चुनती है। सो इट इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ऑल्सो वर्ल्ड कोर्ट भी बोलते हैं। और इसकी जो सीट है उसको बोलते हैं पीस पैलेस, हेग नगर में। मतलब ये जो जगह बनी हुई है ना, ये बिल्डिंग, मस्त सी जो बिल्डिंग बनी हुई है गॉथिक टाइप की, तो इसको बोलते हैं पीस पैलेस। पीस पैलेस, यहां पर पीस प्रिवेल करती है। ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन टू बी नॉट टू बी लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, बिल्कुल इन्होंने भी लिख रखा है। It settles legal disputes between the states and give advisory opinion to the union and its specialized agencies. आगे चलते हैं। It hears cases related to war crimes, illegal state interferences, ethnic cleansing and other issues. बिल्कुल सही बात। It is provided by 15 judges. 15 जजेस होते हैं और 9 साल का एक जज का टर्म होता है। अब यार लॉजिक से सोचो कि यार ये जजेस का 9 साल का टर्म क्यों होता है? भाई साहब होना भी चाहिए, क्यों? जज को इतनी तो पढ़ाई करनी होती है, जाता है और वो शुरुआत में समझ पाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 2 साल में उसकी टर्म खत्म कर दोगे। उसका एक्सपीरियंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए ना, तो 9 साल इसलिए रखते हैं। देखो जज जो है, जज वकील का काम होता है अनुभव का, एक्सपीरियंस का, तो जितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहेगा ना उतना ही बढ़िया काम आएगा। अच्छा, 9 year terms by the UNGA and the United Nations Security Council from a list of people nominated by the national groups in the Permanent Court of Arbitration. यूएनएससी आई है ना, गलत प्रिंट हो गया, यूएनएससी का रिकमेंडेशन पे। आगे चलते हैं। अब देखो, a candidate needs to get an absolute majority both in the chambers, United Nations General Assembly and United Nations की Security Council में भी। 5 judges are elected every 3 years to ensure continuity within the court and are eligible for re-elections. हर 3 साल बाद में 5 जजेस इलेक्ट किए जाते हैं, और एक कंट्री के 2 जज हो नहीं सकते, एक ही कंट्री के। अच्छा, उसके अलावा 15 जजेस जो होंगे ना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अफ्रीका से लेंगे 3, लैटिन अमेरिका और कैरेबिया से लेंगे 2, 3 लेंगे एशिया से, ईस्टर्न यूरोप से लेंगे 2, और 5 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट। अब देखो यहां पर भी हरामखोरों ने क्या कर रखा है? अपनी हेजेमनी, चिद्दी सा यूरोप है, ठीक। एशिया से 3 और पूरे यूरोप से 7। बताओ यार, याद रखना इसको, खून का बदला खून से लेंगे, है ना। मतलब यूरोप से तो 7 बंदे उठा लो तुम, और एशिया से 3, गलत बात है। रिप्रेजेंटेटिव रिफॉर्म्स होने चाहिए सारे करके। ये यार, ये इसको बोलते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म, मतलब नव साम्राज्यवाद। बोले कि हम डायरेक्ट आपको कॉलोनी नहीं बना सकते, लेकिन अड़ंगा फिर भी लगा के रखेंगे, है कि नहीं। द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड बाय सीक्रेट बैलेट 3 साल के लिए, और जो परमानेंट 5 मेंबर्स है ना, वो हमेशा अपनी सीट रखेंगे। मतलब ऑलवेज हैव अ जज ऑन द कोर्ट, तो उनका तो हमेशा पक्का हो गया। जनताना सरकार है। बस चाइना ने 67 से लेके 1967 से लेके 1985 तक अपना कोई कैंडिडेट पुट फॉरवर्ड नहीं किया था, तो तब उसका जज नहीं था। जजेस में डिलीवर जॉइंट जजमेंट एंड गिव देयर ओन सेपरेट ओपिनियन भी दे सकते हैं। द कोर्ट सेटल्स लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशनल्स ओनली एंड नॉट बिटवीन इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉज। बिल्कुल। अब मैं ये थोड़ी ना जाके बोलूंगा कि सर क्या बोलते हैं, रोहित ने मेरा पर्स मार लिया, जजमेंट दो। कह रहे यार चिंदी है क्या हम, पीस पैलेस में बैठे हुए। नेशन के लेवल पे बात आएगी ना, तभी वो अपना जजमेंट पास करेंगे। कह रहे हैं उसके अलावा तो वो जजमेंट पास नहीं करेंगे, कान के नीचे चटाड़ मार के भगा देंगे, है ना। 2 चमाट पड़ेगी, बोले तेरा वॉलेट ना, अब देख तेरी पिटाई हम करते हैं, वैसा हिसाब किताब रखेंगे। The court can only hear a dispute when requested to do so by one or more states. It cannot deal with the dispute on its own motion. बिल्कुल, रिक्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना अपने हिसाब से। वो क्या बोलते हैं, कोई डिस्प्यूट का कोई अपना मोशन नहीं निकालेंगे। अब ऐसा ही नहीं कि ना अपने से ही उन्होंने जजमेंट देना चालू कर दिया, पहले जाके रिक्वेस्ट तो करो। देखो बड़े आदमी से रिक्वेस्ट करनी होती है पहले, तभी काम बनता है आगे। If a country does not wish to take part in the proceeding, it does not have to do so unless required by special treaty provision। बड़ी बोल बच्चन। Decision and advisory opinions are by majority, and in event on equal decision the president votes become decisive। Always have a judge
ऑन द कोर्ट। तो देखो 15 हो गए ना, तो 7 7 इक्वल हो गया, तो अब प्रेसिडेंट का वोट आएगा तो 15। अदर एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल थीमेटिक कोर्ट सच एज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट are not under the umbrella of ICJ and it is legally and functionally independent from United Nations। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ना, वो इसके अंडर में नहीं आता, उसको भी मैं बाद में कवर कर लूंगा। आगे आगे चलते हैं, तो आगे क्या है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अभी जो है इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो हैं दलवीर भंडारी, जोधपुर के हैं ये। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जस्टिस रह चुके हैं, एक टर्म इन्होंने सर्व कर दिया था, अब दूसरे टर्म के लिए भी इनको सिलेक्ट कर लिया गया है। ये सैयद अकबरुद्दीन है, यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, और ये है जस्टिस दलवीर भंडारी। अब तक 3 मेंबर इंडिया के जा चुके हैं वहां पे, मतलब 3 मेंबर जा चुके हैं, लेकिन 4 बार सर्विंग हो गई है। कैसे? एक तो ये थे एक तो नागेंद्र सिंह 85 से 88 तक इन्होंने सर्व किया था। एडिशनली 3 मेंबर ऑल्सो हैव सर्व्ड जजेस सिटिंग एडहॉक जजेस के रूप में भी कर चुके हैं। अभी दलवीर भंडारी हैं ये, है ना, जोधपुर के हैं, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, फिर उन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज थे। बड़े आदमी हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, हम भी करेंगे एक दिन, कर ही रहे हैं अपन, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो ये भी बड़ा काम है। एट द एंड ऑफ द डे चोरी चकारी का काम नहीं कर रहे ना, अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। अच्छा एक सेकंड, मैं ना कलर चेंज करके देखता हूं आज। हाँ, अब मैं रंगीन पढ़ाई करवाऊंगा आपको। देखो, अब यूनाइटेड नेशंस की ट्रस्टीशिप काउंसिल बड़ी इंपॉर्टेंट है। वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू मैनेज कॉलोनियल पोजेशंस व्हाट वर लीग ऑफ नेशंस मैंडेटेड। देखो कॉलोनीज है ना, उनका भी तो कोई ख्याल रखे, तो उसके लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल को लिया था। हैज बीन इनएक्टिव सिंस 1994 व्हेन पालामू द लास्ट ट्रस्ट टेरिटरी अटेंड इंडिपेंडेंस। तो देखो इनका क्या था कि कॉलोनीज का ध्यान रखना है अपने को, इसके लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई थी 1945 में। लेकिन जब कॉलोनी रही नहीं है ना, कॉलोनी खत्म हो गई, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का कंसेप्ट ही खत्म हो गया ना, तो बस ट्रस्टीशिप काउंसिल भी खत्म हो गई। सो इट वॉज फॉर्म्ड टू प्रोवाइड international supervision for 11 trust territories has been placed under the administration of member states and to prepare the territories for self government and independence। तो बस इंडिपेंडेंस दिलाने का काम था। 1994 में पलामू करके एक देश है, वो भी खत्म, तो कहानी खत्म, तो इसके ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया और अब ये केवल पेपर पे ही बची हुई है। फ्यूचर में इसका क्या किया जाएगा कुछ पता नहीं है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 1945 के अंदर देखो, ये तो इंडिपेंडेंट देश थे, है ना, इंडिया एक कॉलोनी था और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के तो कितनी घपशन थी, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल के सामने बड़े काम थे। लेकिन देखो 1945 के बाद में आज का दुनिया देखो, सब आज़ाद है, सब आज़ाद है। ये वाला जो वेस्टर्न सहारा वाली जो टेरिटरी है ना, इसमें थोड़ा सा पंगा है, मतलब यहाँ पे नॉन सेल्फ गवर्नमेंट है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वेस्टर्न सहारा। उसके अलावा सारी जो हैं, सारे जो ब्लू में दिख रहे हैं ये यूएन के मेंबर्स हैं। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का तो हिसाब किताब भी खत्म हो गया, तो बस उसको भी अपन ने देख लिया। अब देखो हर साल यूपीएससी क्या है, थोड़े से सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी के क्वेश्चंस पूछती है। तो मेरे को क्या लग रहा है एक कॉन्सेप्ट यूपीएससी उठा सकती है, ट्रस्टीशिप किसको बोलते हैं। ट्रस्टीशिप का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो गांधी जी ने दिया था। देखो ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी बात बताऊंगा, मस्त बात बताऊंगा, 1 लाख रुपए की तो बात बता ही दूंगा कम से कम। क्या देखो होता क्या है कि हमेशा से हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी गरीबों से तो प्रेम किया जाता है और अमीरों से नफरत किया जाता है। कह रहा ना दौलत के नशे में, है ना, दौलत के नशे में चूर, उस टाइप के कॉन्सेप्ट दिखाए जाते हैं ना फिल्मों के अंदर। तो भाई पैसे कमाना या फिर दौलत कमाना कोई गलत बात तो नहीं हुई, बट द थिंग इज दैट जिसने पैसे कमाए ना, वो पैसा परकोलेट होना चाहिए। मतलब जो अमीर आदमी है वो गरीब की मदद करे, मिथ्या खर्चा ना करे। जैसे हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कहावत क्या है
कि घणों घी हो जावे को मतलब यो बने कि उपड़ा ना चौपड़ को चालू कर दो। मतलब इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर घी की क्वांटिटी ज्यादा है, दैट डजंट मीन दैट यू स्टार्ट स्प्रेडिंग इट टू द काउ डंग्स। मतलब गोबर के जो कंडे होते हैं ना, उस पर घी लगाना स्टार्ट कर दो। द थिंग इज दैट आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज है ना, तो आप सोसाइटी के अंदर जो बैकवर्ड वल्नरेबल सेक्शन है ना, उसकी हेल्प करो। ये था गांधी जी का ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट। और इसी ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट के ऊपर क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस की ये ट्रस्टीशिप काउंसिल आई। इंटरनेशनल पीस में और इंटरनेशनल मोटिवेशन में गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है यार, और सचमुच में बड़ा आदमी है। गांधी जी को जिसने नहीं पढ़ा ना, वो घोंचू आदमी है। और यूपीएससी का एस्पिरेंट अगर गांधी जी को नहीं पढ़ता तो ज्यादा बड़ा घोंचू आदमी है। तो ट्रस्टीशिप इज द सोशियो इकोनॉमिक फिलोसफी दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी. It provided a means by which wealthy people would be the trustees of the trust that look after the welfare of the people in general. कितनी अच्छी बात है। और इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए गांधी जी के रिलेशन जो थे ना, ये घनश्याम दास बिड़ला थे, बिड़ला फैमिली के जो पायनियर थे, उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशन थे। और वहां पे बड़े ट्रस्ट बनाई जाती थी, है ना, चैरिटी की जाती थी। तो गांधी जी ने इन पैसे वालों को बहुत इंस्पायर किया। अब देखो ट्रस्टीशिप इंपॉर्टेंट क्यों है, टू प्रमोट रिलेशनशिप। बिल्कुल सही बात है यार, अमीर गरीब के बीच में अगर रिलेशनशिप नहीं होगा ना, रहेगा तो एक ही सोसाइटी में ना, तो ट्रस्टीशिप इंपॉर्टेंट है। नेबरलीनेस इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही बात है कि भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूं इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। अ मीन्स ऑफ रेडिकल सोशल चेंज, बिल्कुल अगर सोसाइटी में रेडिकल चेंज लाना है ना, तो ट्रस्टीशिप चाहिए, चेंज ऑफ हार्ट। बिल्कुल सही बात है यार। देखो जब तक आप किसी को दान नहीं करोगे, डोनेट नहीं करोगे, उसके साथ नहीं बैठोगे, तो आपका हृदय परिवर्तन कैसे होगा। और अल्टीमेट एम अपना हृदय परिवर्तन का ही तो है। ह्यूमन डिग्निटी एंड चैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने भी वर्ल्ड में रिलीजियस फिलोसफीज उठा लो, सबके अंदर चैरिटी का और डिग्निटी का कॉन्सेप्ट है। चैरिटी इस्लाम में ज़कात देते हैं, हिंदुइज्म के अंदर कि भाई क्या बोलते हैं कि हमें दान देना चाहिए, बुद्धिज्म के अंदर सम विभाग बोलते हैं दान देने को, तो वो इंपॉर्टेंट है ना। मुचुअलिटी एंड वेलबींग, बिल्कुल अगर मेरे पास कुछ है तो मैं आपको दूंगा, आपका भला होगा। और प्रोमोट रिलेशनशिप, बिल्कुल सही बात है। तो ये एक पॉइंट को 2 बार लिख दिया मैंने, अच्छा 2 बार हो गया, तो रिलेशनशिप, तो इसलिए ट्रस्टीशिप इंपॉर्टेंट है। अब देखो ट्रस्टीशिप को समझ लिया, तो देखो ट्रस्टीशिप का अगर क्वेश्चन आ जाए ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, तो उसको डील कर लेना इस तरह से, ठीक है ना। ट्रस्टीशिप की अमीर लोग जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, वो गरीब की हेल्प कर दें। तो जल्दी से अब थोड़ा सा देख लेते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंडिया कैसे फिट होता है। तो भाई साहब इंडिया कैसे फिट होता है, सोचना, एनालाइज करना आपके विवेक पर छोड़ता हूं मैं। क्या कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, फॉरेन पॉलिसी का मतलब फॉरेन वर्ल्ड, जो इंडिया के बाहर है, बाकी देशों से इंडिया का रिलेशन कैसे रहेगा वो। तो उसके जो टेनेंट्स हैं, उसके सिद्धांत हैं, वो क्या है, नॉन अलाइनमेंट। डिटेल में नहीं जाऊंगा कि मतलब इंडिया जो है ना, किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साइड में नहीं रहेगा, इंडिया बैलेंस आउट करके रहेगा। एंटी कॉलोनियलिज्म और एंटी इंपीरियलिज्म, क्योंकि इंडिया खुद कॉलोनी था, कॉलोनियलिज्म की मार झेल के निकला था, और इंपीरियलिस्टिक चीजें खुद ही पसंद नहीं करता था, तो उसके एंटी था। ऑपोजिशन टू रेशियलिज्म, हाँ इंडिया की इथोस में ही नहीं है रेशियलिज्म, मतलब रेसिस्ट विचारधारा के खिलाफ। फेथ इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड कोऑपरेशन, स्पेशल बाइस फॉर एशिया। इंटीमेट रिलेशनशिप विद कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ कौन थे, एक ग्रुप बना जो कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज, जो भी कंट्रीज ब्रिटेन की कॉलोनीज थे ना, तो उन्होंने क्या किया, एक इनफॉर्मल रिलेशन फॉर्मल रिलेशन बना के रखी कि हम एज अ ग्रुप रहेंगे, हेल्प करते रहेंगे एक दूसरे की। फेथ इन यूनाइटेड नेशंस, उसके बाद में सपोर्ट फॉर डिसआर्मामेंट और पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड स्पेशल एम्फेसिस ऑन मीन्स। मतलब इंडियंस में एक चीज ये है कि साधना की महत्ता है, ना कि साध्य की। मतलब हम कोई भी चीज को कैसे अटेन कर रहे हैं, इस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है कि हम गलत तरीकों से कुछ भी प्राप्त ना करें, है ना। साधना की महत्वता ये है। तो देखो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के जो बेसिक टेनेंट्स है ना, इस तरह के हैं। तो इन तरह के टेनेंट्स में इंडिया फिट बैठता है क्या यूनाइटेड नेशंस के साथ में, तो मैं आप सब लोगों के विवेक पे छोड़ता हूं। आप एनालाइज करने की कोशिश करना कि भाई इंडिया डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करता है क्या, इन सब चीजों में ध्यान रखता है क्या, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बिल्कुल रखता है क्या, तो यूनाइटेड नेशंस भी यही सब चीजें चाहता है। तो क्या इंडिया एक जिम्मेदार यूनाइटेड नेशन का मेंबर है क्या,
घर पे बैठना और इसको बढ़िया से एनालाइज करना, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका दिमाग खुलेगा थोड़ा सा, है ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी और कॉन्सेप्चुअल वाइडनिंग होएगी, ठीक है। तो ठीक है, आज का जो था लेक्चर वो हमने कोशिश की थी कि थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करें ऊपर ऊपर से। तो ये पहला लेक्चर अपना हो गया है। फीडबैक बिल्कुल देना, आप ओनली प्रीलिम्स पे दे देना, ओनली प्रीलिम्स पे दे देना @gmail.com, या फिर आप फीडबैक कहाँ पे दोगे, डिस्कशन पेज पे। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। आपको समझ में ही ना आए और मैं सारे लेक्चर बना दूं तो भाई ये तो बेईमानी हो जाएगी, है ना, ये चीज़ तो बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स का कल्याण नहीं होगा तो हमारे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। मोर ओवर इट्स अ जॉब, इट्स अ सोशल सर्विस, इट्स अ सर्विस एक्चुअली, है ना, सोशल सर्विस तो नहीं है, बिकॉज यू पीपल आर पेइंग फॉर इट एंड वी आर वर्किंग इन ऑर्डर यू पीपल टू बी सक्सेसफुल। तो आप इनका बोलते हैं फीडबैक बिल्कुल देना, लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ो, स्लाइड्स की रीडिंग मार लो बढ़िया से, और एक एक करके अपन सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक्स निपटा लेंगे और साथ में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की टेक्निक भी सीखेंगे। बस अपना धीरे धीरे कल्याण हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। टेंशन वाली बात ही नहीं है, ओनली IAS, नथिंग एल्स, एंड आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर श्योर एनी वे एनी हाउ। तो हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।